चलो देखो, तो यूनिट नंबर 1 में हमारा ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये 3 हो चुका है। और ये वाला जो है इसको मैंने अभी पेंडिंग पर रखा है। क्यों? क्योंकि ये अगर ऑप्शन में छोड़ भी दोगे तो आपको सिर्फ ऊपर के 3 चैप्टर ही करने की जरूरत है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में बोलोगे तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5, 6 जो कि हमारा हो चुका है, और आज हम करेंगे 8 और 9। ठीक है, तो हमारा ऐसे करके यूनिट 1 और यूनिट 2 का पूरा कवरेज हो जाएगा आज की क्लास में। उसके बाद हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 5 करा हुआ है और चैप्टर नंबर 19 नंबर और 20 नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आज की क्लास के साथ मैं आप लोगों के टोटल 3 यूनिट का कवरेज करवा दिया। और अब आप लोग जैसे आज का दिन, कल का दिन भर, कल होली खेलोगे, जैसा भी है, नहीं खेलोगे आपके ऊपर है, और परसों तो आप लोग अब क्या करना, एक एक दिन एक एक यूनिट का टारगेट बना लेना। जैसे अब कल होली है तो कल आपका आधा दिन तो खराब रहेगा, खराब मतलब बिजी रहेगा। तो त्योहार है तो खराब नहीं होता दिन, अच्छा ही जाता है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि समय आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा, तो आप छोटा वाला टॉपिक कल के लिए रख दो, कल पढ़ लेना, इसको रिवाइज कर लेना मतलब। और रिवाइज ऐसे करना कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जो आएगा हम लिख के आ जाएंगे, ऐसा रिवाइज करना। तो यूनिट नंबर 5 कल का टारगेट है। आज का टारगेट आप लोग यूनिट नंबर 1 को रख देना, या आज का या फिर ट्यूसडे का रख देना। ठीक है, और ऐसे करके आप लोगों के यूनिट नंबर 1 और 2 की तैयारी हो जाएगी। और मेरा टारगेट है कि मंगलवार को कौन सी तारीख है, 26 तारीख, मैं इस डेट पर मैं पूरा ऑडिट कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोगों के पास पढ़ने के लिए कितना दिन रहेगा, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन आप लोगों के लिए रहेगा पढ़ने के लिए। तो 5 दिन मतलब 5 यूनिट, एक एक दिन में एक एक यूनिट की भी तैयारी करते हो तो आपको ऑडिट में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इस चीज का टेंशन मत लो। और मैंने अभी तक जो जो क्लास लिया है और आज जो लेने वाला हूं सबका मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया ग्रुप में। ठीक है, और बुकलेट मैं आप लोगों को प्रिंट करके आज देने वाला था कल, अभी एक्चुअली होली का टाइम आ गया ना, तो दुकान मतलब जो जिसके यहाँ देता हूं मैं वो खुली नहीं थी, तो मैं ला नहीं पाया। तो आज अगर शाम को अवेलेबल हो जाता है किसी कारण से, तो आप लोग बोलोगे तो मैं किसी एक जन को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग आपस में शेयर कर लेना। नहीं तो फिर मैं ट्यूसडे को तो दे ही दूंगा एनी हाउ। ठीक है, ट्यूसडे में दे दूंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद 5 दिन है आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। चलो अब अपन बात करेंगे कौन से चैप्टर की, वाउचिंग इंटरनल कंट्रोल हो गया हमारा, वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आज की टारगेट है चैप्टर नंबर 8, और उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, और मैं जो चैप्टर प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, ऊपर में चैप्टर का नंबर लिखा होगा देखना, तो जो भी नंबर डाल रहा हूं मैं एज पर इंडेक्स ही डाल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को बाद में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलो अगला चैप्टर है हमारा वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो वैल्यूएशन मतलब क्या होता है पहले ये समझो, फिर ऑडिटर, हम तो सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं ऑडिट, तो ऑडिटर में मेन किसका रोल होता है, ऑडिटर का। तो ऑडिटर क्या करेगा वैल्यूएशन का, तो समझो क्या होता है। हम लोग मतलब कोई भी बिजनेस जो है वो क्या करता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। ठीक है, बैलेंस शीट बनाता है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे बहुत सारी एसेट्स होती है और बैलेंस शीट में इस तरह बहुत सारी लायबिलिटीज होती है। तो मान लो एसेट्स में एक एसेट्स है बिल्डिंग। ठीक है, एसेट्स में मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू दिख रही है 5 लाख रुपए। तो किस बेसिस पर इस बिजनेस ने 5 लाख रुपए लिखा, बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में 5 लाख लिखा गई है, तो किस बेसिस पर उस बिजनेस वाले ने, उस बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपए लिखा, तो ये 5 लाख रुपए उसकी क्या है, वैल्यू। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम किसका है, बिजनेसमैन का, मैनेजमेंट का। अब बेचारा ऑडिटर आया, ऑडिटर बेचारा नहीं होता है, ऑडिटर आया, देखा अरे बाप रे बिल्डिंग 5 लाख रुपए की दिख रही है, तो क्या एक्चुअली बिल्डिंग 5 लाख की है, देखेगा हाँ बिल्डिंग तो दिख रही है, क्या पता बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा होगी उसने कम लिखा हुआ है, या फिर बिल्डिंग की वैल्यू कम है उसने ज्यादा लिख के रखा है, ये देखेगा। तो इसके लिए ऑडिटर है ना, एक आदमी आता है उसको बोलते हैं वैल्यूअर, और ये जो है वो कौन है, ऑडिटर। ऑडिटर ऑडिट का एक्सपर्ट होता है। ऑडिटर जो होता है वो किसका एक्सपर्ट होता है, ऑडिट का। तो ऑडिटर को, अब भाई बिल्डिंग तो सिविल कंस्ट्रक्शन का मैटर है ना,
तो ऑडिटर कैसे निकाल सकते हैं किसी चीज का, कंस्ट्रक्शन का? तो ऑडिटर जो है वो किसको बुलाएगा? वैल्यूअर को, या फिर बिजनेसमैन को बोलेगा कि भाई एक काम करो, बिल्डिंग का वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा के दो, और वो वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के देगा वैल्यूअर, और उसके ऊपर फिर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? रिलाय करना पड़ेगा कि हाँ भाई बिल्डिंग की वैल्यू इतनी है। क्लियर है मेरी बात? तो मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका वैल्यूएशन ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? वेरीफाई करना पड़ता है। तो हम इसके बाद एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेरिफिकेशन। हम इसके बाद एक टॉपिक पढ़ने वाले क्या? वेरिफिकेशन। लेकिन वेरिफिकेशन को बेस कौन देता है? वैल्यूएशन। वेरिफिकेशन करने जाओगे ना, तो अब वेरिफिकेशन करने जाओगे तो ऑडिटर देखता है कि जैसे बिल्डिंग दिख रही तो बिल्डिंग है कि नहीं। एक्चुअली वेरिफिकेशन मतलब क्या? बिल्डिंग जो है वो है कि नहीं, इस आदमी के नाम से है कि नहीं। क्या पता बिल्डिंग लिखी हुई बैलेंस शीट में इस आदमी के नाम से बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिख रही है लेकिन उस आदमी के नाम से एक्चुअली बिल्डिंग है ही नहीं, या फिर किराए की बिल्डिंग को अपनी बिल्डिंग दिखा के रखा है। बहुत सारा हो सकता है। तो वेरिफिकेशन में सारी चीज आती है। वेरिफिकेशन का पार्ट होता है वैल्यूएशन। ऑडिटर को वैल्यू भी चेक करनी पड़ती है चीजों की। तो हम अभी वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं। वैल्यूएशन बेस प्रोवाइड करता है किसको? वेरिफिकेशन को। चलो पढ़ते हैं आगे। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इज टू वेरीफाई द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इज टू वेरीफाई means verification. The primary duty of an auditor is to verify the assets and liability of the organization. Valuation of these assets and liability is the important means for verifying the assets and liability. Valuation क्या है? एक important means है, एक important जरिया है जिसके माध्यम से एक ऑडिटर एसेट्स और लायबिलिटी को क्या कर पाएगा? वेरीफाई कर पाएगा। In valuation, an effort is made to examine the value of the asset and liability which should have been on the date of the balance sheet. वैल्यूएशन में एक एफर्ट डाली जाती है कि जो बैलेंस शीट के डेट पर जो एसेट और लायबिलिटी उसकी वैल्यू क्या है वो देखने के लिए। Therefore, valuation of assets and liability means the process of determining the value of assets and liability at the date of preparation of balance sheet. ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। Valuation of assets and liabilities means the process of determining the value of all the asset and liability at the date of preparation of balance sheet। मतलब बैलेंस शीट बनने की डेट पर उस एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू निकालने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोला जाता है? वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन कर रहे हैं मतलब हम अल्टीमेटली क्या काम कर रहे हैं? वेरिफिकेशन ही कर रहे हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। Valuation of assets and liability. Thus, valuation of assets and liability means to test the exact value of an asset and liability on the basis of its utility. Valuation of asset and liability means to test the exact value of an asset and liability on the date of balance sheet on the basis of its utility. Correct profit cannot be ascertained unless assets and liability are properly valued. अगर बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी प्रॉपरली वैल्यू नहीं की गई है तो बिजनेस का प्रॉफिट भी करेक्टली नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग आपने लिखा, डेप्रीसिएशन नहीं लगा के रखे हो, तो डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज की हो बिल्डिंग की वैल्यू में, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री पीएल में भी होती है। तो डेप्रीसिएशन लगाओगे तो प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? तो अगर आपने डेप्रीसिएशन नहीं लगाया है तो प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ दिखेगा। मतलब अगर आपने अपने एसेट और लायबिलिटी को ठीक तरीके से वैल्यू नहीं किया है तो इसका कंफर्म ये नतीजा होगा कि आपका प्रॉफिट भी जो है वो सही पोजीशन नहीं दिखाएगा। मोरओवर, इफ द एसेट एंड लायबिलिटी आर नॉट प्रॉपरली वैल्यूड, द बैलेंस शीट विल नॉट शो द ट्रू एंड फेयर व्यू। और एसेट और लायबिलिटी अगर ठीक ठाक वैल्यू नहीं रहेगी तो बैलेंस शीट भी ट्रू और फेयर व्यू नहीं दिखाएगी अपना। मतलब प्रॉफिट लॉस भी गड़बड़ रहेगा और क्या गड़बड़ रहेगी? बैलेंस शीट भी गड़बड़ रहेगी। If the asset and liability are not properly valued, the balance sheet will not show true and fair view of the financial position of the enterprise which an auditor is to report. तो ये हो गया आपका वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का इंट्रो पैरा। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स।
ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इसमें है ना मैं एसेट्स पार्ट को यहां पर काट रहा हूं, इससे बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है कि सर सिर्फ एसेट्स की बात हो रही है क्या, लायबिलिटी की बात नहीं हो रही क्या, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैल्यूएशन बस लिख रहा हूं। द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैल्यूएशंस आर, द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैल्यूएशन आर, पहला टू असर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। सबसे पहले वैल्यूएशन करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एसेट ऑन लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट के डेट पर ये इंश्योर करना, ये असर्टेन करना कि वो एसेट और लायबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। टू हेल्प इन फाइंडिंग आउट डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट शोन इन द बैलेंस शीट, टू हेल्प इन फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। जो भी चीज हो रही है सब बैलेंस शीट के डेट पर ही हो रही है, ठीक है। उसके बाद आगे टू एसेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज करेक्टली, बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का मतलब एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए भी वो मदद करता है। टू नो हाउ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज हैज बीन इन्वेस्टेड एंड यूज्ड इन द बिजनेस। गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज कैन इजीली बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ वैल्यूड एसेट। मालूम है ना, गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अल्टीमेटली बनता किससे, एसेट से ही बनता है। उसके बाद टू मेक द वेरिफिकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल, बिकॉज वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट। मतलब अगर आपको वेरिफिकेशन करना है अपने एसेट्स की और लायबिलिटी की, तो जब तक वैल्यूएशन नहीं करोगे तो आपका एसेट्स का और लायबिलिटी का वैल्यूएशन पूरा नहीं कहलाएगा, वेरिफिकेशन पूरा नहीं कहलाएगा। मतलब वेरिफिकेशन का पार्ट होता है वैल्यूएशन, वैल्यूएशन नहीं करोगे तो वेरिफिकेशन कहां से करोगे। टू सेटिस्फाई द ऑडिटर दैट द एसेट एंड लायबिलिटी शोन इन द बैलेंस शीट shows the true and fair view of the financial position। मतलब ये सब ऑब्जेक्ट्स है किसके, वैल्यूएशन के। ओवरऑल बोलोगे ना, पिक्चर घुमा घुमा के वही बात कर रहे हैं। पहला बोलता है कि जो एसेट और लायबिलिटी है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये देखना। दूसरा कि जो उस एसेट और लायबिलिटी की कॉस्ट और मार्केट वैल्यू है उसको देखना। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को चेक करना। उसके बाद कि कैपिटल का जो पैसा है वो कैसे इन्वेस्ट किया गया एसेट्स के ऊपर, वो देखना। गुडविल की वैल्यू निकालना, क्योंकि गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है कैपिटल एम्प्लॉयड पर और कैपिटल एम्प्लॉयड डिपेंड करता है एसेट्स की वैल्यू पर। टू वेरीफाई, आप लोगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर किया है, बीकॉम सेकेंड ईयर में गुडविल हम निकालते थे, कैलकुलेट करते थे। तो बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट के अंदर मान लो बिल्डिंग लिखी 5 लाख और बैलेंस शीट के बाहर लिखी बिल्डिंग 6 लाख, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे तो नई वाली वैल्यू लेते थे, मार्केट वैल्यू लेते थे। क्यों? क्योंकि बढ़ी हुई वैल्यू है। तो गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए अपने को एसेट के रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, मतलब नए वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद वेरिफिकेशन तभी संभव है जब आपने वैल्यूएशन किया है, ये बोल रहा है। फिर ऑडिटर अपने आप को ये सेटिस्फाई करेगा कि जो एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिख रही है वो ट्रू और फेयर व्यू दिखा रही है, क्योंकि उसी के बेस पे तो ऑडिटर को क्या देना है, अपनी रिपोर्ट देना है ना, ये बोलना चाह रहा है। समझ में? ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैल्यूएशन। उसके बाद ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन ऑडिटर इज नॉट अ वैल्यूअर एंड येट ही इज इंटीमेटली कंसर्न विथ प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। इससे क्या समझ में आ रहा है साई आपको? या ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट, इससे क्या समझ में आया? और ये पेपर में आता है क्वेश्चन। देखो, ऑडिटर खुद एक वैल्यूअर नहीं है, ऑडिटर वैल्यू नहीं निकाल सकता, लेकिन फिर भी उसको किसी एसेट और लायबिलिटी की करेक्ट वैल्यू से मतलब होता है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि ऑडिटर को भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का के ऊपर अपना रिपोर्ट देना है, और रिपोर्ट में ये लिखना है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बिजनेस का ट्रू और फेयर व्यू देते हैं। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रू और फेयर व्यू तभी देंगे जो उसके अंदर एसेट्स लायबिलिटी जो भी दिखाएगी सब करेक्ट है। अब एसेट लायबिलिटी तभी करेक्ट होगी जब वो अपनी करेक्ट वैल्यू पर दिखेगी। तो इसलिए ऑडिटर भले ही एक वैल्यूअर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एसेट्स के प्रॉपर वैल्यूएशन से मतलब होता है, तभी तो वो रिपोर्ट दे पाएगा ना कि फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। चलो आगे पढ़ते हैं। वैल्यूएशन इज द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन।
Valuation is the basis of verification. Through verification, the auditor in his report certifies that the assets shown in the balance sheet of the company reveals the true and fair view of the financial position of the enterprise. If assets are not valued properly, it will affect the balance sheet as well as the statement of profit loss. Overvaluation of asset increases the profit and dividend paid to the shareholders, which leads to the capital erosion and ultimately invites the closure situation of the organization. क्या बोल रहे हैं, समझ में आया? वैल्यूएशन जो होता है वेरिफिकेशन का बेस है. एक ऑडिटर वेरिफिकेशन के थ्रू ये अपनी रिपोर्ट देता है कि जो बैलेंस शीट है वो सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रही, बिजनेस का ट्रू और फेयर दिखा रही है. ये कब अपना रिपोर्ट देता है? जब वो एंश्योर हो जाता है कि जो एसेट्स और लायबिलिटी है वो करेक्ट वैल्यू पर दिख रही है बैलेंस शीट पे. मान लो बाय चांस अगर एसेट जो है ओवरवैल्यूड है, एसेट है ना जितने की एक्चुअल वो ज्यादा वैल्यू पर दिख रही है, तो उसके कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा. प्रॉफिट ज्यादा दिखने के कारण उस कंपनी को अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा, और डिविडेंड ज्यादा दे देगी तो उससे क्या हो जाएगा? कैपिटल इरोजन हो जाएगा. कैपिटल इरोजन मतलब ज्यादा पैसा चला जाएगा उनको, उसके कारण बंद करने की सिचुएशन आ जाएगी धंधे को. ठीक है, इसलिए एक ऑडिटर को वैल्यूएशन का बहुत मतलब इंपॉर्टेंस रहता है. ऑन द अदर हैंड, इफ एसेट्स आर अंडरवैल्यूड, अगर एसेट अंडरवैल्यूड है, द प्रॉफिट डिक्लाइंस एंड लेस डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर विच अल्टीमेटली अफेक्ट द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई भी एसेट अगर अंडर वैल्यू है तो उससे प्रॉफिट कम दिखेगा. प्रॉफिट कम दिखेगा तो क्या होगा? डिविडेंड कम देगी कंपनी. अब डिविडेंड कम देगी तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स पैसा लगाने की नहीं सोचेंगे उस कंपनी में. अरे यार तो कंपनी डिविडेंड ही नहीं देती है, तो उससे क्या होना है? गुडविल कम हो जाएगी. समटाइम्स by undervaluation of assets, secret reserve are created and misused by the manager and other staff by means of collusion. आप लोगों ने क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ा था, प्रोविजन एंड रिजर्व, थ्योरी चैप्टर था. तो प्रोविजन तो चलो उसकी बात नहीं कर रहे. रिजर्व जो होते हैं ना, उसमें बहुत टाइप के रिजर्व होते हैं. एक होता है सीक्रेट रिजर्व. सीक्रेट रिजर्व ऐसा होता है, रिजर्व समझते हो ना, प्रॉफिट के कुछ पोर्शन को उठा के अलग रख देना. तो एक रिजर्व होता है सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं, जो कि बिजनेसमैन बना के रखता है और वो बैलेंस शीट में दिखता नहीं है. बैलेंस शीट में दिखेगा तो सीक्रेट थोड़ी रहेगा. बैलेंस शीट में नहीं है करके वो क्या है? सीक्रेट रिजर्व है. अब सीक्रेट रिजर्व बना लेगी, एसेट को अंडर वैल्यू कर दी मैनेजमेंट, प्रॉफिट ज्यादा है, एसेट को अंडर वैल्यू कर दी, तो जिसके कारण प्रॉफिट कम हो गया, तो जितना एक्सेस प्रॉफिट कम हो गया ना, उतने अमाउंट का क्या बना देगी? सीक्रेट रिजर्व. अब सीक्रेट रिजर्व बना के हो सकता है कि मैनेजर्स उसका क्या कर सकेंगे? मिसयूज कर लेंगे. कैसे मिसयूज कर लेंगे? कॉल्यूजन करके, आपस में मिली भगत करके. इन शॉर्ट, द ऑडिटर मस्ट बी कॉशियस टू टेक ऑल द रिलेवेंट फैक्ट एंड एविडेंस इनटू कंसीडरेशन व्हाइल असर्टेनिंग फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट सो दैट एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द बिजनेस, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अर्न बाय द बिजनेस, safety of shareholders capital etc. made known to all the parties interested in the affairs of the business concern. It has been rightly said. It has been rightly said. आगे कंक्लूजन, मतलब ये जो लाइन है ना, उसी को बताना है कि हाँ ये बात सही कही गई है. क्या सही कही गई है? कि ये बात अब कंक्लूजन की, मतलब ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है. It has been rightly said. Conclusion: an auditor is not valuer and yet he is intimately concerned with the proper valuation of assets. ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को अपने एसेट्स और लायबिलिटी की, बिजनेस के एसेट और लायबिलिटी को फेयर वैल्यू दिखाना. फेयर वैल्यू, फेयर मतलब ना कम दिखना चाहिए और ना ज्यादा दिखना. ज्यादा दिखने में दिक्कत है और कम दिखने में भी दिक्कत है. चलो आगे पढ़ते हैं. ये आपको आपके आंसर में पॉइंट होना चाहिए, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, इसका इफेक्ट. ठीक है, जब ये क्वेश्चन आ गया क्या होता है मालूम है? नंबर क्यों नहीं मिलता? कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग है ना, नहीं मालूम क्या अफवाह फैली हुई है कि अब चेक करने वाला भी अब छोड़ दिया है. मालूम है 5 पन्ना लिखना है. किसी किताब में नहीं लिखा है कि आंसर को 5 पन्ना लिखना है. आपको सिर्फ 2 चीजें कंसीडर करनी है. उस 2 चीजों, वही 2 फैक्टर्स है जिसके बेस पे आपके आंसर का साइज डिपेंड करता है. पहला, 35 मिनट के अंदर आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए. ये पहला फैक्टर है. क्योंकि अगर कोई चीज 10 पेज की है और आप 10 पेज 35 मिनट में नहीं लिख सकते तो लिखने की जरूरत नहीं है 35 मिनट, मतलब 10 पेज.
तो पहला फैक्टर जो आपके खुद के ऊपर इंटरनल फैक्टर बोल सकता हूं, 35 मिनट के अंदर आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इतना ही बड़ा आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा आप लिखने जाओगे ना तो अगले सवाल का समय खराब करोगे और आप अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा, आप पूरे 5 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। और 5 क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो आपको नंबर भी उतने, जितने क्वेश्चन कम बनाओगे उससे कम में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है तो 5 क्वेश्चन 75 नंबर कहेंगे। अब आपने 3 क्वेश्चन बनाए, मान लो 15 15 15 45, कुछ भी कर रहे हो 45 से ज्यादा नंबर मिलेगा क्या आपको, क्योंकि 2 तो क्वेश्चन छोड़ के बैठे हो ना, तो जो आएगा 45 के अंदर ही आएगा, तो 15 से ज्यादा तो देगा नहीं वो। आप एक काम करो, 5 क्वेश्चन बनाओ, कम कम लिखो लेकिन 5 बनाओ, तो आपका वैल्यूएशन कितने में होने वाला है, 75 में। 10-10 नंबर भी देता है तो भाई आपको 50 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ये पहली कंडीशन है कि 35 मिनट के अंदर आपका आंसर पूरा हो जाना चाहिए। दूसरा और सबसे जरूरी चीज कि जो टॉपिक लिख रहे हो ना भाई, बच्चा पढ़ेगा तो टॉपिक की समझ होगी, नहीं पढ़ेगा तो टॉपिक की समझ नहीं होगी, ये तो गारंटी है। अब कोई कुछ भी लिख रहा है ना तो चेक करने वाला शुरू की एक लाइन को पढ़ के समझ जाता है कि बच्चे ने आंसर क्या लिखा है, क्योंकि 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आंसर उनको लिखना आता ही नहीं है। आप खुद लिखना और अपने आंसर को 2 दिन के बाद पढ़ना, आपको अपने ऊपर हंसी आएगी कि मैं क्या लिखा हूं करके। तो चेक करने वाला तो भाई, जब हम अपनी गलती देखने बैठते हैं हमको अपनी गलती नहीं दिखती है, या फिर अपनी गलती तुरंत नहीं दिखेगी तो 2-4-5 दिन बाद उसी को जब रिवाइव करोगे ना तब दिखेगी आपको। तो इसलिए बोल रहा हूं 2 दिन बाद पढ़ के देखना अपने आंसर को लिखने के बाद, ठीक है। तो मेरा यह बोलना है कि जब आंसर चेक करने वाला जो है ना दूसरा पर्सन है, इंडिपेंडेंट आदमी है, वो जब देखता है ना तो पहली लाइन पढ़ के समझ जाता है कि आपने क्या लिखा है। तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। क्वालिटी इन द सेंस कि आप जो आंसर लिख ले हो ना, एकदम काम की बात लिखो, कीवर्ड्स लिखो। पढ़ने वाला देखेगा ना, हाँ भाई इसने वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, इसने लिखा है अंडर वैल्यूएशन की बात कर रहा है, ओवर वैल्यूएशन की बात कर रहा है, ये सब हाईलाइट करो ना इनको, पॉइंट को। छोटा लिखो आंसर लेकिन हाईलाइट करो चीजों को। चेक करने वाले को पढ़ के मजा आ जाना चाहिए आपका आंसर, अरे हाँ यार ऐसा लग रहा है पूरा मैं बुक पढ़ रहा हूं। रट के नहीं जाना है, लिखा है काम की बात, लिख के ले लो। आपको नंबर नहीं मिलेगा तो मेरा नाम बदल देना। हाँ हाँ हाँ, ये एक बात, एक मैं एक्सेप्शन दे सकता हूं जिसके लिए मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये ऐसा होता है और बहुत बार देखा भी गया कि भाई चेक करने वाला का मूड के ऊपर भी एक चीज डिपेंड करती है, ठीक है। गेहूं के साथ धुन पिसाता है बोलते हैं ना। अब मान लो आपके पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ भी अनाप शनाप आंसर लिख कर आए हैं। अब चेक करने वाले का बेचारे का मूड खराब है, पेपर चेक करो यार कुछ। अब उसी बीच में आपके साथ आपका पेपर आ गया क्वालिटी वाला, आपने बहुत अच्छे से लिखा है, तो बेचारे का सर का मूड खराब है ना, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आपके पेपर में भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि वो लाइन से ही चेक करते हैं सब, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा। वैसे उन लोग पूरी कोशिश करते कि वो अनबायस्ड रहे हर चीज से, फिर भी मेरा जो मानना है कि भाई आपका आंसर एक तो 35 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतना ही बड़ा हो। दूसरा, आप जो आंसर लिख ले वो क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी पर जाना है। और आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट। आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन 3 पार्ट में पूछा गया है, तो तीनों पार्ट का आंसर बताओ उसको। और स्टार्टिंग आंसर के क्या लिखो, सिनॉप्सिस लिखो। सिनॉप्सिस मतलब आपके आंसर में क्या क्या समरी है। जैसे मेरे को पूछ दिया गया व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये सब पूछ दिया गया, तो सबसे पहले सिनॉप्सिस का हेडिंग क्या होगा, सिनॉप्सिस के ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन, फिर लिखेंगे सिनॉप्सिस, फिर लिखेंगे मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैल्यूएशन, फिर एक क्वेश्चन की हाँ कोई टॉपिक जो है उसकी हेडिंग बस तो सिनॉप्सिस होती है। सिनॉप्सिस में कुछ ज्यादा लिखना नहीं रहता, 4 से 5 पेज में खत्म हो जाता है। उसके बाद अपने को जो क्वेश्चन का कंक्लूजन है वो लिख दो, आखिरी में आपका खत्म। अब अगले पेज से फिर आप आंसर लिखना चालू करो। हाँ भाई, हाँ रुक ना, क्लास ले रहा हूं। हाँ कुछ बोलना है तो मैसेज कर दे। अबे कल है होली, आज थोड़ी है। चलो मैं लगा रहा हूं। चलो आगे बढ़े।
तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। और मैं आप लोगों को एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा, आप लोगों का इनकम टैक्स का पेपर जैसा भी गया है, इजी आया था पेपर। अब आप लोगों ने जो सोच के रखा था इनकम टैक्स के पेपर में, एज पर एक्सपेक्टेशन, चाहे मैं पेपर की बात करूं चाहे आपकी जो भी रहा होगा, इसमें मान के चलो आपका 30 नंबर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पूरी मेहनत ऑडिट के पेपर में लगानी है। ठीक है, ऑडिट के पेपर में पूरा तैयारी करो, जिससे आप पास नहीं, इनकम टैक्स में जो नुकसान हुआ उसको कॉम्पेंसेट ऑडिट से कर दो, मेरा ये बोलने का मतलब है। ठीक है, उधर आपने 10 नंबर ज्यादा सोचा था तो इधर 10 नंबर एक्स्ट्रा ले, कॉम्पेंसेट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आया, ऑडिटर इज नॉट अ वैल्यूअर, बट उसको मतलब होता है वैल्यूएशन से, तो उसके पीछे रीजन ये है। थ्रू द वर्क ऑफ वैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड though the work of valuation is performed either by the manager of the organization or the other responsible officer appointed by them, but ultimately it is the auditor who checks the valuation has been done on the basis of some scientific principle, as the balance sheet must represent true and fair view of the financial statement of the business. वैल्यूएशन भले ही क्यों किसी मैनेजर के द्वारा किया गया हो या किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया हो, मतलब वैल्यूअर की बात हो रही है यहाँ पे, उसके द्वारा किया गया हो, फिर भी ऑडिटर जब आएगा ना, चेक करेगा चीजों को, तो एक बार अपना ये तो देखेगा कि भाई वैल्यूएशन किया गया है ना, उस साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेस पर किया गया है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिटर को अपना एक स्टेटमेंट देना है, रिपोर्ट देनी है कि जो बैलेंस शीट है, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। The auditor is not a valuer, but still he see the fact that various assets shown in the balance sheet are properly valued. If the auditor neither possesses essential knowledge about the rules of valuation nor experience in valuation, but still he is responsible for the work of valuation, the auditor therefore must utilize his intelligence and efficiency in examining the different valuation done. It proves that the auditor is intimately concerned with the work of valuation. While examining the work of valuation, the auditor should take consideration the following points. While examining the work of valuation, the auditor should consider the following points. Auditor is not a valuer. पहला पॉइंट ये, ऑडिटर कोई वैल्यूअर नहीं होता है। दूसरा, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कॉमर्शियल प्रैक्टिस, examination of accepted commercial practice, collection of information from technical person, examination of fairness of valuation, to see the decision of the judges regarding valuation, to report every doubt। ध्यान से सुनना, एक ऑडिटर गया ऑडिट करने, यहां पे क्या सिचुएशन है समझना। एक ऑडिटर गया ऑडिट करने, अब उसके सामने मुद्दा है, वाउचिंग सब कर लिया है, वेरिफिकेशन की तैयारी कर रहा है। अब वेरिफिकेशन की तैयारी करना है तो अब उसको मुद्दा है किसका, वैल्यूएशन का, एसेट्स और लायबिलिटी का। अब ऑडिटर तो खुद तो वैल्यूअर है नहीं, ऑडिटर क्योंकि ऑडिटिंग का एक्सपर्ट है, वैल्यूएशन का एक्सपर्ट नहीं है। तो ऑडिटर क्या क्या कर सकता है सुनो। तो पहले पॉइंट में क्या बताया है, ऑडिटर इज नॉट अ वैल्यूअर। दूसरा, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कॉमर्शियल प्रैक्टिस, मतलब सारे बिजनेस, उसी टाइप के बिजनेस किसी एसेट या लायबिलिटी को वैल्यू करने के लिए कौन सी जनरल प्रैक्टिस अपनाते हैं। नहीं आई बात समझ में, नहीं बात समझ में। अरे भाई, ऑडिटर को किसी चीज की वैल्यू निकालनी है तो वो तो खुद एक्सपर्ट है नहीं, तो बोलेगा जनरल इस मार्केट में कॉमर्शियल प्रैक्टिस क्या चल रही है कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग है ना इनकम टैक्स का काम करते हैं, तो इनकम टैक्स में जैसे मैं बोलूंगा आप आए मेरे पास रिटर्न फाइल कराने, तो मैं पूछूंगा आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से बताओ, आप बता दिए मैं नौकरी करता हूँ, यहाँ मेरा बिजनेस है, जो भी बताए, फिर बोले मेरा 5 एकड़ खेत भी है। अब मैं फार्मर तो हूं नहीं, मैं खेती किसानी का एक्सपर्ट तो हूं नहीं, तो एक क्या होता है, एक प्रैक्टिस चलती है कि 1 एकड़ के पीछे हम लोग 25,000 रुपए इनकम मान लेते। एक कॉमर्शियल प्रैक्टिस है टैक्सेशन में कि हम 1 एकड़ अगर आपका है एक फसल का, तो हम 25,000 रुपए आपकी इनकम मान लेते हैं।
और 2 एकड़ होगी तो लगभग 40 से 45 हजार आपकी इनकम मानेंगे 1 एकड़ के पीछे। तो आपके कितने एकड़ है? 5। तो मल्टीप्लाई कर लो, 25 × 5, 1,25,000 आपकी एग्रीकल्चर इनकम हम इनकम टैक्स रिटर्न में डालेंगे, क्योंकि आपके नाम से खेत है। आपने मेरे को कोई हिसाब नहीं दिया, आपने कोई मेरे को रिकॉर्ड नहीं दिया, मैंने अपना जो कॉमर्शियल प्रैक्टिस चलती है उसके बेस पे मैंने वो रखा। अब आप बोले सर मेरे है ना 5 लाख रुपए किसी को लोन दिया हुआ है, बटा हुआ है लोगों को, आप बोले इसको मैं 5% में दिया हूं, इसको 10% में दिया। मैं बोलूंगा भाई मार्केट में ना 12% एक रीजनेबल रेट होता है, तो मैं आप 5 लाख रुपए लोन दियो तो मैं 12% क्या कर लूंगा, उसका ब्याज चार्ज कर लूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन करके आपकी इनकम मान लूंगा। आई बात समझ में? तो ये सब मैं कहां से ले रहा हूं? मैं इस चीज का एक्सपर्ट थोड़ी हूं, मैं कहां से ले रहा हूं? एक जनरल प्रैक्टिस जो चल रही है मार्केट में उसको उठा रहा हूं। तो ऑडिटर भी जब जाएगा ना किसी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यूएशन करेगा, तो कॉमर्शियल प्रैक्टिस जो चल रही है, जो एक्सेप्टेड है, उसकी बात को मान लेगा कि अपन ऐसा एक काम कर लेते क्योंकि मार्केट में यही ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्निकल पर्सन, मतलब वैल्यूअर की बात हो रही है। ऑडिटर को लग रहा है भाई ये हमसे ना हो पाएगा, तो बुलाएगा किसको? वैल्यूअर। भाई तू आ, चेक कर, टेक्निकल आदमी तू है और मेरे को अपनी रिपोर्ट दे। क्लियर है? उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ फेयरनेस ऑफ वैल्यूएशन। अब ये टेक्निकल पर्सन तो आया, टेक्निकल पर्सन आया, टेक्निकल पर्सन को बोला ये एसेट और लायबिलिटी की चेक करो भाई वैल्यू और मेरे को रिपोर्ट दो। ऑडिटर बोलेगा अब क्या ये टेक्निकल पर्सन एक्चुअली टेक्निकल पर्सन है? तो इसका क्या चेक करेगा? फेयरनेस ऑफ वैल्यूएशन। ये जो काम कर रहा है उसकी प्रोसेस को चेक करेगा कि भाई ये क्वालिफाइड है कि नहीं, डिग्री दिखाओ अपनी, तुम सही में आर्किटेक्ट इंजीनियर हो कि नहीं, कि झोला छाप डॉक्टर तो नहीं हो, है ना? मेरा बोलने का मतलब ये एक्चुअली क्वालिफाइड है कि नहीं। ठीक है, तो ये अगर क्वालिफाइड है इसके, तो इसके काम पे रिलाई कर सकता है। ये क्वालिफाइड नहीं है तो इसके काम पे रिलाई करना नहीं बनता है। तो वही एग्जामिनेशन ऑफ फेयरनेस ऑफ वैल्यूएशन की जो वैल्यूएशन कर रहा है वो कितना फेयर है। उसके बाद वैल्यूएशन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्ट्स के डिसीजन आए हुए रहते, आपके सिलेबस में नहीं है, मैं पढ़ाया रहता, लेकिन आप लोगों को वैल्यूएशन से रिलेटेड कोर्ट्स के बहुत सारे डिसीजन आए रहते हैं, और डिसीजन ही अपने आप में एक प्रकार का लॉ बन जाता है। तो उस लॉ के अनुसार, उस लॉ में अगर कुछ वैल्यूएशन के बारे में मैटर लिखा है तो उसको भी ऑडिटर चेक करेगा कि भाई वैल्यूएशन के रिगार्डिंग कोई डिसीजन तो नहीं आया कोर्ट वोट का, जजेस का। उसके बाद अगर कोई डाउट हो रहा है ऑडिटर को, तो हर डाउट को वो क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। वो नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है? उसको क्या करेगा? वो रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? while examining the work of valuation, the auditor should take consideration into the following points. कौन कौन सी बातों को कंसीडर करेगा? 6 पॉइंट है जिसको कंसीडर करना पड़ेगा। पहला क्या है? ऑडिटर एक वैल्यूअर नहीं है, ये सच्चाई है। उसके बाद दूसरा, जो कॉमर्शियल प्रैक्टिस चल रही है उसको एक्सेप्ट करेगा और उसी के अनुसार वैल्यूएशन करने की कोशिश करेगा। अगर उससे ये भी नहीं हो पा रहा है तो एक टेक्निकल पर्सन को बुलाएगा, उससे कराने की कोशिश करेगा। अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो फेयरनेस ये कर रहा है तो उसके काम करने के तरीके, तौर तरीके, उसकी क्वालिफिकेशन, ये सब चेक करेगा। उसके बाद कोर्ट्स के डिसीजन देखेगा कि क्या इससे रिलेटेड कोई डिसीजन तो नहीं आया था, तो उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेगा। या फिर उसको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो उसको क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। Thus, it is clear that an auditor has to be very careful in examining the valuation of assets, but he is not a valuer or a technical expert who can estimate the value of assets which are different in nature and character. Basic principles of valuing assets. Classification of assets and their valuation. Assets are generally classified into 5 लिखा हुआ है, 5 होता है वैसे तो, मैं लिख देता हूं चौथा और पांचवा नाम, लेकिन अपने को सिर्फ पढ़ना 3 ही है। एक होता है फिक्टिशियस एसेट, एक होता है फिक्स्ड होता है, एक होता है करेंट होता है, एक होता है इंटेंजिबल, एक फिक्टिशियस, एक याद नहीं आ रहा है मेरे को तो छोड़ो, जान दो। तो अपन सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे। एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेन कैटेगरीज। पहला होता है फिक्स्ड, दूसरा करंट, उसके बाद टेंजिबल, उसके बाद फिक्टिशियस, और एक और कौन सा तो होता है देखेंगे। नहीं, नॉन करंट नहीं होता है। नॉन करंट मतलब फिक्स्ड ही है। फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर है ना, सारे एसेट्स को कैसे वैल्यू किया जाता है वो उसकी बात हो रही है, फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा क्या है?
करंट एसेट, तीसरा क्या है इंटेंजिबल एसेट। फिर हमारा वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, खत्म। एस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, एस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है। इशूड बाय द चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो एएस होता है ना, एएस सुने हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जितने भी अकाउंटिंग के रूल्स और रेगुलेशन प्रिंसिपल्स है सब कहां लिखे रहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है, ठीक है। तो उन्होंने जो बताया है कि अ फिक्स्ड एसेट, एन एसेट हेल्ड विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज एंड इट इज नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब ये फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है उसके अंदर फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि फिक्स्ड एसेट मतलब होता क्या है। अ फिक्स्ड एसेट इज एन एसेट, अ फिक्स्ड एसेट इज एन एसेट हेल्ड विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज एंड इट इज नॉट हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल दिस फर्नीचर जहां पर आप बैठे हो, ये मैं बेचने के लिए नहीं लाया हूं, ठीक है। ये मैं किस लिए लाया हूं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लाया हूं, तो इसको मैं फिक्स्ड एसेट में क्लासीफाई करूंगा। लेकिन ऐसी कोई चीज जिसको मैं सोचा हूं कि इसको लाया हूं और बेचने के लिए, तो उसको फिक्स्ड एसेट नहीं बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे उसको, ठीक है। हाँ, वेस्टेज एसेट है, एक वेस्टेज एसेट, सही बोलो, मेरे को नाम याद नहीं आता, वेस्टेज एसेट। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ओरली, लेकिन आपके में नहीं आएगा वो वेस्टेज एसेट्स। इसको कंज्यूमेबल्स भी बोलते हैं। देखो, तो इसका फिक्स्ड एसेट अगर है तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट विल डिपेंड अपॉन इट्स नेचर। अ फिक्स्ड एसेट मे बी ऑफ सच नेचर दैट इट डज नॉट डेप्रिशिएट, rather it appreciate. For example, land. Therefore, in case of land, there will be no depreciation and it will be valued at cost price. On the other hand, fixed asset may be of depreciable nature also. For example, building, plant machinery, furniture, etc. Such fixed asset are valued at historical cost basis, that is original cost less depreciation written off till the date of balance sheet. फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है वो बताया, और फिक्स्ड एसेट की वैल्यूएशन करने जाएंगे तो एसेट्स को दो कैटेगरी में बांटा है फिक्स्ड एसेट को, एक तो एप्रिशिएबल और डेप्रिशिएबल, जो मैंने कैपिटल गेन में भी पढ़ाया था। एप्रिशिएबल एसेट ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल लैंड, तो उसको किस रेट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, कॉस्ट पे। लेकिन ऐसी कोई एसेट है जो डेप्रिशिएबल नेचर की, तो उसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस मतलब जो उसकी कॉस्ट है वो उसमें माइनस करते जाओ हर साल का डेप्रिसिएशन। तो ये इस तरीके से फिक्स्ड एसेट की वैल्यूएशन की जाएगी। दूसरा आता है पार्ट किसका, करंट एसेट का। करंट एसेट आर दोज इन विच बिजनेस डील्स और विच आर नॉट परचेज्ड फॉर सेल और कन्वर्जन इनटू प्रोडक्शन और कैश। फॉर एग्जांपल ऑफ दिस आर स्टॉक, मतलब इसको यूज करने के लिए नहीं लाया गया, इसको रीसेल करने के लिए लाया गया। ऐसे एसेट को क्या बोला जाता है, करंट एसेट। तो उसका एक एग्जांपल है स्टॉक, बुक डेट्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, करंट एसेट के पूरे नेचर। इनका वैल्यूएशन कैसे होगा, सिंस दिस एसेट्स आर हेल्ड फॉर सेल और कन्वर्जन इनटू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। जैसे देखो स्टॉक पड़ा है, स्टॉक लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको बेच के आप किस में कन्वर्ट करोगे, कैश में, होगा कि नहीं। मतलब करंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनको लाया तो गया है लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव होता है कैश में कन्वर्ट करना। जैसे आपके बिजनेस में स्टॉक पड़ा है तो स्टॉक को आप बेचोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, कैश। जैसे आपके पास डेटर है तो डेटर से वसूली होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश। आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है तो उससे आप पैसा निकालोगे तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कैश। मतलब करंट एसेट का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि इसको हम कैश में कन्वर्ट करने के लिए लाए हैं। और कैश इन हैंड तो ऑलरेडी कैश होता है, उसको और थोड़ी कन्वर्ट करोगे। तो करंट एसेट जो होता है इसकी वैल्यू कैसे करी जाती है, उसकी कॉस्ट पे या फिर उसकी मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। उसके बाद बात आती है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट सी और टच, व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच, बट वी कैन फील देयर एग्जिस्टेंस फ्रॉम बेटर सेल्स और हायर टर्नओवर। मतलब एक प्रकार की गुडविल की बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपके बिजनेस में अच्छा सेल हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधी सी बात है वहां पर आपकी गुडविल अच्छी करके तभी हो रहा है काम। एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा।
These assets are more or less treated as fixed asset for the purpose of valuation. देखो यहां पर बात किसकी हुई थी, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट के केस में। तो इंटेंजिबल एसेट भी एक प्रकार का फिक्स्ड एसेट होता है, लेकिन इनटेंजिबल नेचर का होता है। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब टेंजिबल नेचर का होता है, ठीक है। तो दीज एसेट्स आर मोर और लेस ट्रीटेड एज फिक्स्ड एसेट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। दे आर रिटर्न ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ एंड आर टेकन एट रिटर्न ऑन वैल्यू एट द बैलेंस शीट। जैसे फिक्स्ड एसेट का जो टेंजिबल वाला पार्ट है उसमें अपन हर साल क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन। वैसे जो इनटेंजिबल एसेट है ना, उसको हर साल हमको क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, यहाँ राइट ऑफ करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका वैल्यूएशन का पार्ट। अगर पेपर में वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ भी आया क्वेश्चन तो आप अपना आंसर ये लिख सकते हो। मीनिंग वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑब्जेक्ट्स क्या है उसके, एक ऑडिटर जो है वैल्यूअर नहीं होता है तो उसको क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये सब पूरी बातें थी। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड देयर वैल्यूएशन। अच्छा, तो अब ये दो चीजों को मैं बता दे रहा हूं क्या है, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। फिक्सटिशियस एसेट, फिक्सटिशियस एसेट का मतलब वो होता है ऐसे एसेट जो बुक एंट्री के थ्रू हमारे बैलेंस शीट में आते हैं। कैसे आते हैं, थ्रू बुक एंट्री। मतलब वो उसकी एग्जिस्टेंस वो होते ही नहीं है बिजनेस में, लेकिन बैलेंस शीट में अपीयर होते हैं। वो हमारे बैलेंस शीट में कैसे आएंगे, थ्रू बुक एंट्री। तो समय समय पर जब इसकी वैल्यूएशन करनी रहेगी तो इसको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसको भी इसको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। एक होता है वेस्टेज एसेट। वेस्टेज एसेट मतलब कंज्यूमेबल, ऐसे एसेट जो हमारे बिजनेस में धीरे धीरे हम उसको वेस्ट मतलब कंज्यूम करते जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं, ऐसे एसेट्स, तो उसको हम कंज्यूमेबल भी बोलते हैं। तो इनकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्लियर है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो ये तीन ही था, उसके बारे में अपन लिख दिए। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। उसके आगे वैल्यूएशन में अब कुछ नहीं है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, वेरिफिकेशन।